जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कोशिका के विषय में यानी सेल के विषय में। चलिए समझिए। देखिए बायोलॉजी में इसका नाम क्या होता है तो साइटो होता है। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी के विषय में हम समझते हैं। अगर पूछता है कि कोशिका का बायोलॉजी नाम क्या होता है तो बायोलॉजी नाम क्या होता है साइटो होता है। लेकिन अगर पूछता है कि कोशिका का खोज किसने किया, देखिए कोशिका का खोज किसने किया तो रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया तो 1665 ईस्वी में किया। लेकिन इन्होंने क्या किया था, मृत्यु कोशिका के विषय में खोजा था, यानी जो मॉरल कोशिका था उसके विषय में इन्होंने खोजा था। लेकिन उन्हें ये बात बताया, इन्होंने कहा देखो सजीवों का जो शरीर होता है कोशिका से मिलकर बनता है, यानी जितने भी इस धरती पे सजीव हैं सबका शरीर क्या होता है तो कोशिका से मिलकर बनता है। लेकिन रॉबर्ट हुक ने क्या किया तो मृत कोशिका के विषय में उन्होंने पता लगाया। लेकिन पूछता है कि जीवित कोशिका के विषय में किसने पता लगाया, देखिए अगर पूछता है कि जीवित कोशिका के विषय में किसने पता लगाया तो एंटोनी वान ल्यूहाक ने लगाया। कब लगाया तो 1674 ईस्वी में। मृत कोशिका का खोज किसने किया तो रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका का खोज किसने किया तो एंटोनी वान ल्यूहाक ने किया था। समझ में गया। अब देखिए अगर पूछता है कि सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है तो शुतुरमुर्ग देखें आप लोग बहुत बड़ा बड़ा सब होता है, ऐसे टोनवा उसका रहता है। तो देखिए जो शुतुरमुर्ग के क्या होता है अंडा होता है ना, वो क्या होता है सबसे बड़ा कोशिका होता है। लेकिन पूछता है कि सबसे छोटा कोशिका कौन होता है, देखिए माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ा कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटा कोशिका क्या होता है तो माइक्रोप्लाज्मा होता है। समझ में गया। अब यहाँ पे समझिए। देखिए अगर आपसे पूछता है कि मानव में सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है, देखिए सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है तो अंडाणु होता है। लेकिन पूछता है कि सबसे छोटा कोशिका कौन होता है तो सबसे छोटा कोशिका कौन होता है तो है शुक्राणु होता है। और इस शुक्राणु कहाँ होता है तो स्पर्म में पाया जाता है। इस सबको पता है। तो स्पर्म के विषय में पहले आपको बता दें, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए आप। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि सबसे तेज कोशिका का विभाजन किस में होता है तो देखिए लीवर में होता है। अगर आपके लीवर में ना कौन सा चक्कू घोंप देगा ना तो लीवर जो शुरू होता है इसका कोशिका का विभाजन बड़ी तेजी से होगा, बहुत जल्दी से आपका लीवर ठीक हो जाएगा। अगर पूछता है कि कोशिका का विभाजन किस में नहीं होता, देखिए कोशिका का विभाजन होता है तो लीवर में बड़ी तेजी से लीवर ठीक हो जाता है। लेकिन अगर पूछता है कि कोशिका का विभाजन नहीं होता है तो किस में नहीं होता है तो न्यूरॉन यानी ब्रेन में होता है। अब देखिए अगर आपके कपार पे घाव लग जाएगा ना तो पता चलेगा कि आदमी बेचारा तुरंत मर जाता है। अगर ज़्यादा लग गया तो तुरंत मर जाएगा, अभी मत कहिए कि थोड़ा सा फूट गया तो मर जाएगा। लेकिन होता क्या है ना तो जो हमारा ब्रेन होता है इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। अगर कोशिका का विभाजन होता तो हमारा ब्रेन भी बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है। इसलिए अगर ब्रेन में चोट लग जाता है ना तो आदमी को बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। देखिएगा कितने लोगों को अगर ब्रेन में नस जम जाता है तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर ऑपरेशन सफल आता तो ठीक है, नहीं तो आदमी के ब्रेन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, इसलिए आदमी क्या होता है मर जाता है। आप कहीं मोटरसाइकिल से जाइएगा, अच्छा किसी भी चीज़ से जाइएगा ना तो जो पुलिस वाला सब रहता है कहता है कि बाबू देखो मोटरसाइकिल चला रहे हो ना तो हेलमेट लगाओ। कहाँ कहता है क्योंकि उन लोगों को पता है अगर इससे कहीं गिर जाएगा ना तो उसका ब्रेन में अगर दिक्कत हो जाएगा तो कोशिका का विभाजन होगा नहीं, कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो बेचारा मर जाएगा। तो कितना लोग फैशन में रहता है ऐसा बटन बटन खोल देगा आज टिन है या हीरो से चश्मा लगा लेगा, अब बड़ी तेज से मोटरसाइकिल चलाएगा। तो पुलिस वाला क्या कहता है सब कहता है कि बाबू आप हेलमेट लगा के चलिए, अगर आप गिर जाएंगे तो आपके ब्रेन में कोशिका का विभाजन नहीं होगा, आप जल्दी से मर जाएंगे। तो कोशिका का विभाजन कहाँ नहीं होता है तो हमारे न्यूरॉन यानी ब्रेन में नहीं होता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझिए। देखिए कोशिका से क्या बनता है ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, अंग से शरीर का निर्माण होता है। तो जब इतना प्रोसेस हो जाता है तब हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। कोशिका ऊतक अंग, अंग से क्या होता है शरीर का निर्माण होता है। तो ऊतक के विषय में हम बता दिए, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। तो ये तो हो गया हमारा थोड़ा कोशिका के विषय में। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसी के विषय में थोड़ा हम आगे समझते हैं। देखिए कोशिका का आकार कैसा होता है तो ये झिल्ली के टाइप का होता है और उसी झिल्ली में जंतु और पादप के सभी अंग झिल्ली में ही रहते हैं। जैसे यहाँ पे समझ जाए क्या बाबू है झिल्ली है और इसी झिल्ली में जंतु और पादप के जितने भी अंग होते हैं इसी में रहते हैं। जैसे झिल्ली का मतलब क्या होता है तो पॉलीथीन। आप जाइएगा बाजार में आप पॉलीथीन ले लीजिएगा, जगह ये चचा तेल डालिए नून डालिए तो जितना भी रहेगा तेल नून मरचा प्याज लहसुन सब उसी पन्नी में क्या करेगा वो डाल देगा। उसी तरह से जंतु और पादप के सभी अंग किस में होते हैं उसी झिल्ली में रहते हैं। समझ में आ गया। अगला है देखिए
कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति किस में होता है, देखिए केवल और केवल पादप में पाया जाता है। पादप को हम क्या बोलते हैं, तो पौधा बोलते हैं। अब देखिए जो जंतु है सब ना इधर उधर घूम लेगा, एकदम नाचेगा कूदेगा। हम लोग क्या है, हम लोग जंतु में आते हैं। हम लोग बोल भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं, नाच भी सकते हैं। उसी तरह से जो बोल सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, जंतु बोलते हैं। अब जो कुत्ता है, जैसे कुत्ता को रोटी दीजिएगा ना, नहीं मन करके कुत्ता बोलता है। बिल्ली बकरिया मैं क्या करती है। हर चीज़ क्या होता है अलग अलग तरीके से लोग कुछ तो बोल रहा है ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि बेचारा गूंगा है। तो कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, इंसान, हम सब लोग बोलते हैं। तो जो लोग बोलते हैं वो क्या होते हैं, जंतु होते हैं। लेकिन जन बोल नहीं पाता है और एक दरी से हिल डुल भी नहीं सकता। अब देखिए बेचारा पादप यानी पौधा है, ऐसा खड़ा रहेगा, अगर ब्यार बहेगा हट डोलेगा, तनसा यहाँ रहेगा, लेकिन उसका जड़ नहीं हिलता डुलता है। तनसा यहाँ रहेगा, तनसा यहाँ मुड़ेगा, तनसा यहाँ मुड़ेगा, तनसा ऊपर नीचे कर सकता है। लेकिन हम लोग चल फिर सकते हैं, तो हम लोग क्या है, जंतु हैं। लेकिन जो कोशिका भित्ति होता है वो किस में होता है, तो खाली पादप में पाया जाता है। देखिए कोशिका का आकार झिल्ली होता है, लेकिन ये जंतु और पादप के सभी अंग झिल्ली में होते हैं। लेकिन अगर पूछता है कि कोशिका भित्ति किस में होता है, तो ये खाली पौधों में ही पाया जाता है। देखिए पौधों में सेल्यूलोज पाया जाता है। देखिए सेल्यूलोज से ना कई चीज़ बनाया जाता है। जैसे देखिए नोट का छपैया किससे होता है, तो सेल्यूलोज होता है। नोट का मतलब क्या होता है, रुपया पैसा। 1000 के नौकरी पे 2000 के साड़ी। तो साड़ी किससे आदमी किनता है, जब पैसा रहेगा तब बन किनेगा। तो नोट का छपैया किससे होता है, तो सेल्यूलोज से। अब देखिए कागज भी इसी से बनता है। कागज को हम क्या करते हैं, तो भैया लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो कागज भी किससे बनता है, सेल्यूलोज से बनता है। हमारा कपड़ा भी क्या होता है, तो सेल्यूलोज से बनता है। समझ में आ गया। तो ये किस में होता है, तो कोशिका भित्ति में होता है। आपसे पूछता है कि झिल्ली किस में पाया जाता है, तो जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। लेकिन पूछता है कि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, तो खाली पादप में पाया जाता है। समझ में आ गया। और इसका काम क्या होता है, यानी कोशिका भित्ति का काम क्या होता है, देखिए सुरक्षा करता है। क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझिए, देखिए क्या है बाबू, ये हमारा सेल है। क्या है, ये हमारा कोशिका है। देखिए इसमें बहुत चीज़ पाया जाता है। जैसे देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, सेल, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, ये सब किसके अंदर पाए जाते हैं, तो ये सब के सब कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। और चीज़ इसमें पाया जाता है। अब इनके विषय में हम एक एक करके समझते हैं कि हमारे कोशिका यानी सेल का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब उसके विषय में हम आगे समझते हैं। चलिए है क्या है बाबू, तो ये हमारा कोशिका है। अब हम समझते हैं कि हमारे कोशिका यानी हमारे सेल का निर्माण कैसे होता है। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी कोशिका का बनावट किस तरह से होता है, तो जो मुख्य है उसके विषय में हम समझ लेते हैं। देखिए पहला होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, देखिए ये सेल को प्रोटेक्ट करता है, यानी कोशिका का प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारे देश के सब मंत्री है ना, उनके आगे पीछे लगा होता है, सब एकदम बंदूक लेके तैयार होता है। वो सब क्या करते हैं, उसका प्रोटेक्ट करते हैं। उसी तरह से जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये हमारे कोशिका को प्रोटेक्ट करता है। और कैसे करता है, देखिए प्रोटीन होता है उसमें 55%, लिपिड होता है 40% और कार्बोहाइड्रेट होता है 55%। देखिए 55, 40 और 5 मिलाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा। यानी प्रोटीन 55%, लिपिड 40%, कार्बोहाइड्रेट 5%। और ये सब मिलके क्या करते हैं, तो हमारे कोशिका का प्रोटेक्ट करते हैं। समझ में आ गया। अगला है देखिए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मा का काम क्या होता है, देखिए जो सेल को तैराने का काम करता है, यानी जो कोशिका होते हैं ना, ये सब कोशिका होते हैं ना, इन सबको तैराने का काम होता है। कैसे करता है, तो इसी वीडियो में हम आगे समझेंगे। देखिए जो साइटोप्लाज्मा होता है ये क्या करता है, तो हमारे सेल को तैराने का काम करता है। और कैसे करता है, तो 80% पानी होता है। एक बात बताइए, मान लीजिए पोखरा है, उसमें जाइएगा ऐसे नारका फाड़ के फेंक दीजिए, पैंट फाड़ के फेंक दीजिए, जैसे उसमें फेंकेगा ना तो तैरने लगता है। उसी तरह से हमारे कोशिका में किसका काम होता है, तो साइटोप्लाज्मा का काम होता है। ये क्या करता है, तो हमारे सेल को तैराने का काम करता है। काहे सेल तैरता है, तो उसमें 80% पानी होता है। समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या होता है, देखिए ये कोशिका द्रव में होता है और सेल में पाचन करने का मदद करता है। जैसे हम कुछ खाते हैं ना, दाल भात सब्जी रोटी, जैसे हम कुछ खाते हैं तो जो हमारा लाइसोसोम होता है ये क्या करता है, तो सेल की मदद से
पाचन करने के लिए सहायता करता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि लाइसोसोम का खोज किसने किया, देखिए डी दूबे ने किया। उन्होंने बताया कि देखो जो लाइसोसोम होता है ना, ये गोलाकार होता है और उस गोलाकार का आकार कितना होता है, देखिए 0.4 यूनिट से लेके 0.8 यूनिट तक क्या होता है, ये लाइसोसोम का क्या होता है बाबू, ये गोलाई होता है। समझ में आ गया। अगला देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, देखिए ये मुख्य होता है शोषण के लिए, तो शोषण हम बता दिए हैं, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, तो ये शोषण के लिए काम करता है और सेल को आगे ले जाने का काम भी किसका होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। अब इन सब के विषय में एक एक करके हम समझेंगे। देखिए अगला होता है राइबोसोम। देखिए राइबोसोम का काम क्या होता है, देखिए ये प्रोटीन संश्लेषण करता है, लेकिन किसके माध्यम से करता है, तो अमीनो अम्ल के द्वारा जो हमारा राइबोसोम होता है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि राइबोसोम का खोज किसने किया, देखिए जॉर्ज पेलेट ने किया। कब किया, तो 1955 ईस्वी में। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, साइटोप्लाज्मा, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम का काम क्या होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम समझते हैं। देखिए अगला है न्यूक्लियस, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, तो न्यूक्लियस होता है। इसका काम क्या होता है, देखिए कोशिका को कंट्रोल करता है, यानी कोशिका को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, तो न्यूक्लियस का होता है। और ये सबसे बड़ा कोशिका होता है, यानी जितने भी कोशिका, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लाज्मा हो गया, माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया और गोल्जी बॉडी हो गया, तो सबसे मुख्य कौन होता है, तो हमारा न्यूक्लियस होता है। और सबसे बड़ा भी कौन होता है, तो हमारा न्यूक्लियस होता है। समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला होता है गोल्जी बॉडी। देखिए गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, तो ये प्रोटीन को क्या करता है, पैक करता है। और इसका खोज किसने किया, तो कर्मियो गोल्जी ने किया। कब किया, तो 1898 ईस्वी में किया। समझ में आ गया। तो न्यूक्लियस का काम हो गया और गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, उसको विस्तार से हम समझते हैं। तो ये तो हो गया हमारे न्यूक्लियस के कुछ मुख्य पार्ट। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब उसके विषय में हम आगे समझते हैं। चलिए अब सभी सेल को हम पूरा बढ़िया से समझते हैं और खूब गहराई में समझते हैं। देखिए जब तक आप गहराई में नहीं समझेंगे ना, तब तक पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आएगा। तो हम खूब बढ़िया से और खूब गहराई में समझते हैं। देखिए पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम किससे लिख सकते हैं, तो यम से लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो सूत्रकणिका भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, तो किसने किया, अल्टमैन ने किया। कब किया, तो 1886 में किया। और सबसे पहले ही हम आपको बताए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे मुख्य क्या होता है, तो श्वसन में मदद करता है, यानी हमारे सांस लेने में क्या करता है, बहुत मदद करता है। कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। देखिए हमारी कोशिका में ना जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एक चेन की तरह चलता है। अगर पूछता है कि चेन की तरह चलता है, उसका खोज किसने किया, देखिए क्रेब्स ने किया। इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, तो क्रेब्स चक्र भी बोलते हैं, यानी चक्र की तरह क्या करता है, ये चलता है। अब देखिए 38 एटीपी मिल के क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। 38 एटीपी का फुल फॉर्म अगर पूछता है तो क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब मिलते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ये ग्लूकोज क्या करता है, तो ये ऊर्जा प्रदान करता है। अब प्रचार में देखिएगा ना, प्रचार जब दिखाता है, इतना छोटा सा बच्चा होता है, वो बेचारा दौड़ते आता, कहता मम्मी मैं बहुत थक गया हूँ। तो उसकी मम्मी क्या करती है, ग्लूकोज दे देती है, तुरंत उसके अंदर ऊर्जा आ जाता है। तो देखिए 38 एटीपी क्या होते हैं, जब मिलते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ये ग्लूकोज क्या करता है, तो हमें ऊर्जा देने का काम करता है। समझ में आ गया। ये किसका काम होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। समझ में आ गया। अगला देखिए गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, देखिए ये परिवहन करता है और ऊर्जा का लेन देन करता है, यानी हमारे शरीर में ऊर्जा को लेन देन का काम किसका होता है, तो ये गोल्जी बॉडी का होता है। जैसे समझिए, मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं ना, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा का आवश्यकता किसको है, तो हमारे पैर को है। खड़ा रहने के लिए हमारे पैर को है, लेकिन बोलने के लिए हमारे जबान को है, देखने के लिए हमारे आँख को है। आप कुछ चलाने के लिए ढेला चलाइए, चाहे बैडमिंटन के लिए चाहे लाठी चलाइए, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसको चाहिए, तो हमारे हाथ को चाहिए। तो एक बात बताइए, हम ऐसे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, 1-1 किलोमीटर दौड़ते हैं सब, तो जो दौड़ता है ना उसे हम धावक बोलते हैं। तो जो दौड़ता है उसको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता होगा, तो ऊर्जा का आवश्यकता होगा। लेकिन कहाँ होगा, तो उसके पैर में होगा। अगर पैर में उसको ऊर्जा का आवश्यकता नहीं हो पाएगा, वो बेचारा दौड़ ही नहीं पाएगा। मान लीजिए हम कुछ भी कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो लिखने के लिए हमारे हाथ को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा कौन खींच के लाता है, तो गोल्जी बॉडी लाता है। हम बोल रहे हैं तो ऊर्जा किसको चाहिए,
तो हमारे जबान को चाहिए। पता चलेगा कि हम बोलते बोलते थक जाएंगे तो लगेंगे भगवान दया तेरी कि हम कहाँ आ गए। तो भैया क्या होता है, हर चीज़ को ऊर्जा का आवश्यकता होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो आदमी कर क्या रहा है। अगर चलेगा तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा का किसको आवश्यकता है, पैर को। अगर कुछ हाथ से कर रहा है तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा का आवश्यकता किसको है, तो हाथ को। अगर बोल रहा है तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा का आवश्यकता किसको है, तो जबान को है। तो वह खखोर खखोर कौन लाता है, तो जो गोल्जी बॉडी होता है ना, इस सब जगह से पकड़ेगा और ला के जिसको आवश्यकता रहेगा उसको दे देगा। तो ये किसका काम होता है, तो ये गोल्जी बॉडी का काम होता है। ये ऊर्जा का परिवहन करता है और ऊर्जा का लेन देन करता है। आप कुछ करिएगा, हाथ से मान लीजिए लकड़ी काटिएगा तो क्या करेगा, सब ऊर्जा को खखोर के आपके हाथों में दे देगा, आप धड़ाधड़ मारिएगा। मान लीजिए आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो आप किससे फुटबॉल को मारिएगा, तो पैर से मारिएगा। तो यह जो गोल्जी बॉडी होता है ना, पूरी ऊर्जा को खखोर के कहाँ दे देगा, आपके पैर में दे देगा, आप धड़ाक से मार दीजिएगा। तो क्या करता है, हर जगह ऊर्जा को ले जाने का काम किसका होता है, तो हमारे गोल्जी बॉडी का होता है। अगर पूछता है कि गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया, किसने किया, कैमिलियो गोल्जी ने किया। कब किया, तो 1898 ईस्वी में किया। तो देखिए गोल्जी बॉडी को हम किससे लिख सकते हैं, तो हम जी से लिख सकते हैं। समझ में आ गया। देखिए अगला हमारा वैक्यूल्स, ये क्या होता है, तो हमारे शरीर में 65% क्या होता है, वाटर होता है। आप ही कहिएगा कि अरे बाप बाप, हमारे शरीर में पाव भर का आदमी और 65% हमारे शरीर में पानी है। तो देखिए वो पानी हमारे शरीर में होता है, लेकिन ये हमारे कोशिका में होता है। तो देखिए वैक्यूल्स का काम क्या होता है, तो हमारे शरीर में 65% पानी को रखने का काम किसका होता है, तो इसी का होता है। और ये पानी कहाँ रहता है, तो हमारे कोशिका में होता है। तो देखिए वैक्यूल्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम भी से भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे इसी के विषय में समझते हैं। देखिए अगला है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम को हम किससे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम सी से लिख देते हैं। देखिए सेंट्रोसोम को हम क्या बोलते हैं, तारक काय बोला जाता है। अगर आपसे पूछता है कि सेंट्रोसोम का खोज किसने किया, देखिए वाल्थर फ्लेमिंग ने किया। कब किया, तो 1875 ईस्वी में किया। उसके बाद एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था एडवर्ड बेनेडेन। इन्होंने कब बताया, तो 1876 ईस्वी में बताया। बाद में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था थियोडोर बोबरी। देखिए जौन आदमी जितना ज़्यादा काम करता है उतना ज़्यादा उसका नाम होता है। देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कम काम किया तो कम नाम, लेकिन जो ज़्यादा कर देता है तो उसका ज़्यादा नाम हो जाता है। उसी प्रकार से जो हमारा सेंट्रोसोम होता है उसके विषय में ज़्यादा किसने बताया, तो थियोडोर बोबरी ने बताया। कब बताया, तो 1888 ईस्वी में बताया। तो इसलिए इनका नाम ज़्यादा प्रसिद्ध है। समझ में आ गया। आप यहाँ पे समझिए, देखिए इसमें होता क्या, तो कोशिका का विभाजन होता है। विभाजन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए दूध है ना, ऐसे टूट जाएगा, एक ठो खत्म हो जाएगा तो एक ठो जिएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें होता क्या, पुनर्निर्माण कर देता है। जैसे बैक्टीरिया, कोरोना समझते हैं ना, कोरोना देखिए अगर एक वायरस आपके अंदर जाएगा ना, 50 ठो फैलेगा, 50 से 100 ठो, 100 ठो से 200, इसी तरह से करके हमारे पूरे शरीर में कोरोना हो जाएगा तो आदमी एकदम क्या होता है, सांस लेना बंद करता है। उसी तरह से जो कोशिका होता है इसमें क्या होता है, पुनर्निर्माण होता है। टूटेगा तो नया नया क्या होता है, बनता जाता है। अब देखिए अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा कोशिका का विभाजन कहाँ होता है, तो ये हमारे लीवर में होता है। कहाँ होता है बाबू, हमारे लीवर में होता है। और पहले ही हम आपको बताए हैं कि देखिए जब लीवर में कोनो चक्कू घोंप देता है, चाहे कहीं ज़्यादा चोट लग जाता है ना, तो जो लीवर होता है इसमें कोशिका का विभाजन बड़ी तेज़ी से होता है। और जितना तेज़ी से कोशिका का विभाजन होता है तो लीवर आराम से क्या होता है, ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि सबसे कम कोशिका का विभाजन किस में होता है, देखिए ब्रेन में होता है, यानी हमारे न्यूरॉन में होता है। इसलिए आप हेलमेट लगा के चलिएगा, नहीं तो पुलिस सब रोक के बोलता है कि बाबू हेलमेट लगाओ। काहे बोलता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारे न्यूरॉन यानी ब्रेन में क्या होता है, कोशिका का विभाजन नहीं होता है। और जब नहीं होगा तो जल्दी से आदमी ठीक भी नहीं होता है। तो जिसको ज़्यादा चोट लग जाता है तो आदमी मर भी जाता है। देखिए हमारे न्यूरॉन में क्या होता है, ये 90% क्या होता है, ये कोशिका का विभाजन नहीं होता है, लेकिन 10% होता है। देखिए 10% क्या होता है, तो गैलियन सेल होता है। देखिए इसी गैलियन सेल के कारण आदमी के सर में ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, ब्रेन कैंसर हो जाता है। कहाँ हो जाता है, तो जो हमारा सेंट्रोसोम होता है ना, ये कभी कभी क्या करता है ससुरा, बड़ा तेजी से कोशिका का विभाजन करता है। और जैसे बहुत तेजी से कोशिका का विभाजन कर देता ना, तो यही 10% तो आदमी के ब्रेन में क्या हो जाता है, ट्यूमर और कैंसर हो जाता है। समझ में आ गया। तो ये किसका काम था, तो हमारे सेंट्रोसोम का काम था। समझ में आ गया। अगला है इंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जिसे अंतःद्रव्य जालिका भी बोलते हैं। देखिए इंडोप्लाज्म रेटिकुलम को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ई और आर से लिख सकते हैं, यानी इंडोप्लाज्म रेटिकुलम। अब समझते कि इसका काम क्या होता है। देखिए यह आंतरिक कंकाल का क्या करता है, आंतरिक से सहायता करता है, यानी हमारा जो कंकाल होता है
उसका सहायता कौन करता है, तो इंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ये लाठी की तरह होता है, जैसे आदमी जब बूढ़ा जाता है ना तो ऐसा लाठी ले लेता है और डग 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 करता है, तो जो आदमी होता है उसका सहारा कौन होता है, लाठी होता है। जैसे हमारा घर है ना, तो घर में आदमी क्या लगाता है, बीम डाल देता है, तो जो बीम होता है वो घर का क्या करता है, सहायता करता है। और कैसे करता है, तो अंदर से करता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझिए, देखिए जो इंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। कौन कौन होता है, तो एक होता है रफ इंडोप्लाज्म रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्म रेटिकुलम। जो रफ वाला होता है ये प्रोटीन को बनाता है, और जो स्मूथ वाला होता है ये वसा को बनाता है। अब यहाँ पे समझिए, देखिए इसको हम दो भाग में मार देते हैं। समझिए, देखिए इधर वाला हो गया, इसे हम लिख स्मूथ, स्मूथ वाला हो गया, और हाई वाला हो गया रफ। क्या हो गया, रफ हो गया। रफ काहे बना, तो देखिए इसमें खुरदुरा होता है। इसे क्या होता है, ये खुरदुरा होता है। और जो खुरदुरा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम बोला जाता है। तो जो राइबोसोम होता है ना, यही क्या करता है, इसे खुरदुरा बना देता है। तो देखिए खुरदुरा बना तो ये क्या किया, प्रोटीन का निर्माण किया। तो कौन किया, तो ये रफ वाला किया। तो देखिए जो रफ वाला हो गया, रफ इंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये क्या किया, तो प्रोटीन को बनाया। किसकी वजह से खुरदुरा हुआ, तो ये राइबोसोम के। समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला स्मूथ वाला। स्मूथ का मतलब क्या होता है, एकदम चिकनाहट साफ सुथरा। जैसे तेल को देखिए, चर्बी को देखिए, तेल को ऐसे छूइएगा तो कहीं पता चलेगा कि खा लूँ चाहे, तो क्या होता है, एकदम मुलायम होता है। तो वो कौन बनाता है, तो हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ये क्या करता है, तो ये वसा का निर्माण करता है। तो हाई वाला हो गया एकदम साफ सफाई, स्मूथ हो गया, और हाई वाला हो गया रफ हो गया। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इंडोप्लाज्म रेटिकुलम। समझ में आ गया। जो रफ वाला होता है ये क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है, और जो स्मूथ वाला होता है क्या करता है, वसा को बनाता है। लेकिन प्रोटीन में क्या होता है, खुरदुरा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम राइबोसोम के विषय में समझते हैं। अब समझते हैं राइबोसोम के विषय में। देखिए राइबोसोम को हम किससे लिखते हैं, तो यहाँ पे हम आर से लिख देते हैं। समझ में आ गया। देखिए जो राइबोसोम होता है ना, ये प्रोटीन को बनाता है, यानी प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो राइबोसोम करता है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो राइबोसोम करता है। और ये राइबोसोम दो प्रकार का होता है। देखिए एक होता है सेंडिमेशन, एक होता है कोएफिशिएंट। जो सेंडिमेशन होता है ना, ये छोट होता है, जो कोएफिशिएंट होता है ये बड़ा होता है। देखिए छोटका में क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक, बड़का में क्या होता है, तो यूकैरियोटिक। तो आपको पता चल रहा है कि बड़ा का मतलब कौन समान बढ़ा रहेगा तब ना बड़ा बोला जाएगा। अब छोट करेगा तो उसको हम बड़ा बोल नहीं सकते, उसको हम छोटे बोलेंगे। देखिए जो यूकैरियोटिक होता है ना, इसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, आंख को फैला फैला के हम उसको देख सकते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होता है ना, इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको देखा जाता है। समझ में गया। अब देखिए इसी में 65% आरएनए होता है और 35% प्रोटीन होता है। ये किस में होता है, तो हमारे राइबोसोम में 65% आरएनए और 35% प्रोटीन होता है। समझ में आ गया। आपको समझ में आ गया कि राइबोसोम का काम क्या होता है। अब हम समझते हैं लाइसोसोम के विषय में। तो लाइसोसोम को हम किससे लिख देते हैं, तो यल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, यल से लिखते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए इसका काम क्या होता है। अगर आपसे पूछता है कि लाइसोसोम का खोज किसने किया, तो किसने किया, डी दुबे ने किया। कब किया, तो 1958 ईस्वी में किया। अब इसमें होता क्या है, देखिए यह जल आप घटक होता है और इसमें एंजाइम होता है। और ये जो एंजाइम होता है ना, आपके ऊपर छिड़क दिया जाएगा ना, तो आदमी जल जाएगा। अभी मत सोचिए कहाँ से खोज के लेगा। जैसे आप समझिए कि तेजाब होता है ना, तेजाब किसी के ऊपर पड़ जाता है तो क्या करता है, जला देता है। उसी प्रकार से जो लाइसोसोम होता है ये सभी कोशिकाओं को जलाने का काम करता है। अभी हम समझते हैं कैसे जलाता है, पहले समझिए। देखिए और ये अंतः कोशिका का क्या करता है, पाचन करता है। यानी जितने भी कोशिका होते हैं उनसे मिलकर क्या करता है, तो पाचन करवाता है। देखिए जो लाइसोसोम होता है ना, ये गोलाकार होता है। गोलाकार का आकार कितना होता है, देखिए 0.4 यूनिट से के 0.8 यूनिट मेम्ब्रेन तक होता है। कितना होता है, तो 0.4 यूनिट 0.8 यूनिट मेम्ब्रेन तक क्या होता है, इसका गोलाकार होता है। देखिए इसी को लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। आप कहिएगा कैसे ना आत्मघाती थैली होता है। अब ध्यान समझिए। देखिए ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे सेल होते हैं, जैसे माइक्रोकांड्रिया, गाल्जी बॉडी, राइबोसोम, इंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, ये सब होते हैं ना। ये सब मान लीजिए अगर कहीं काम करते करते कहता तरीके हम नहीं अब काम करेंगे, बड़ा थक गए ना, तो है जो लाइसोसोम होता है, थक कैसे सूरत तुमको इतना ज़्यादा थका लग गया, 10 किलोमीटर दूर तुम चल के आ रहे हो। ये कहता है कि नहीं हम थक गए। ये क्या करता है, ये बड़ा गुस्सा आ जाता है, और जैसे गुस्सा आएगा ना, ये अपने आप को ही फोड़ लेता है। जैसे ये सब काम करेगा,
करते करते चाचा अब हमको बहुत थका गया। तो जो लाइसोसोम होता ना इसी की वजह से ये सब काम करता। अगर ये नहीं रहता ना ये को कम वो नहीं करेगा। सब ये क्या करता था, नारा लगाने लगता है सब, हम नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे, हम भैया चुनाव लड़ेंगे। तो ऋषिया जाता कहता अच्छा चाचा लोग तुम लोग चुनाव लड़ोगे, हमारी तरफ से नहीं लड़ोगे, हमारा बात मानो। ये सब कहता हम नहीं बात मानेंगे, तुम हमारा क्या करोगे चाचा। तो लाइसोसोम कहता अभी तुमको बताते हैं। देखिए ये जब कुछ नहीं कर पाता है, एक बात बताइए, आपको 10 आदमी घेर लिया है, आपके शरीर में बम है, सब लोग आपको मारने वाले हैं, तब क्या करिएगा, बम को फोड़ दीजिएगा, सब लोग मर जाएंगे। उसी तरह से इससे बम बोला जाता है, बम बम। तो ये क्या करता है, जैसे ही लोग बात नहीं मानता है सब लोग क्या करते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा फीस बढ़ाओ, हमारा रेट बढ़ाओ, हमको ज़्यादा पैसा दो। इसको आ जाता है गुस्सा। ये क्या करता है, धड़ाक से अपने आप को फोड़ देता है। और जैसे फोड़ता है ना तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए एंजाइम होता है। कौन एंजाइम होता है, तो जल अपघटक एंजाइम होता है। और वो एंजाइम क्या करता है, सबको जला के दूसरा मार देता है। और जैसे जला के मार देता है तो सब भैया नारा इन लोगों का खत्म हो जाता है। देखिए जहाँ फूटता ना वही कोशिका को मारता है। जैसे हमारे हाथ में कोशिका है एक ठुरा, वहाँ पे अगर सब लोग विरोध करेंगे ना ये अपने शरीर को फाड़ देगा। जैसे फाड़ेगा तो बम की तरह भड़क जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं, जल जाते हैं। तो जहाँ जलेगा वहीं की खाली सब कोशिका मरेगा, ये नहीं कि पूरे शरीर का कोशिका मर जाता है। अब भाई ऐसा होना भी चाहिए, काहे होना चाहिए, तो हमारे शरीर में कौन न कौन होना चाहिए ना जो सबको गलाए। तो जो लाइसोसोम होता है ना इस सबको क्या करता है, गलाने का काम करता है। जैसे बात नहीं मानता ना तो सबके ऊपर चढ़ जाता है। एक चाचा अब तुमको हम बताते हैं, लेके फाड़ देता है, सब लोग क्या होते हैं, गल जाते हैं। देखिए आरबीसी लाइसोसोम में नहीं पाया जाता, यानी जो लाइसोसोम होता है ना इसमें हमारा आरबीसी नहीं पाया जाता है। लेकिन देखिए जो ब्लड का जीवन काल होता है कितना होता है, 120 दिन होता है। अब एक बात बताइए, अगर ये बेचारा लाइसोसोम हुआ है सबको जलाएगा नहीं, 120 दिन में जो हमारा खून होता है उसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। अब 120 दिन से ज़्यादा हो जाएगा ना तो खूनों बड़ा उबाल मारेगा, कहेगा हम यहीं पे रह जाएंगे, कुछ भी कर देंगे। तो जहाँ जम जाएगा तो आदमी को खराब कर देगा ना। तो इसलिए आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। लेकिन लाइसोसोम क्या करता है, सबको जला के राख कर देता है। देखिए 120 दिन हो जाता है ना तो क्या होता है, खराब होने लगता है। और खराब होने के बाद वो कहाँ आता है, तो हमारे पीलिया में आता है। देखिए पीलिया को हम क्या बोलते हैं, तिल्ली भी बोलते हैं। और इसका आकार इसी तरह से होता है, ये क्या है, पीलिया का आकार है। और वो हमारे पेट में होता है। तो जैसे हमारा ब्लड 120 दिन रह जाता है तो खराब होने लगता है। तो सीधे वो कहाँ आता है, तो सीधे हमारे पीलिया में आता है। और पीलिया को हम क्या बोलते हैं, तो रक्त का भंडार बोलते हैं। और उसी पीलिया को हम रक्त का कब्र भी बोलते हैं। काहे बोलते हैं, तो जब खून खराब होने लगता है ना तो सीधे कहाँ आ जाता है, हमारे पीलिया में आ जाता है। और जैसे पीलिया में आता है तो पीलिया क्या करता है, इसको कब्रिस्तान बना देता है, यानी उस खून को क्या करता है, मार देता है। तो ये सब कौन करवाता है, तो भैया ही लाइसोसोम करवाता है। अगर ये फटता नहीं तो खून हमारा 120 दिन में सही नहीं होता। समझ में आ गया, तो ये किसका काम हो गया, तो लाइसोसोम का काम हो गया। समझ में आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम समझते हैं। अगला है केंद्रक, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अगर पूछता है कि केंद्रक का खोज किसने किया, तो किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया, 1831 ईस्वी में किया। इसका काम क्या होता है, देखिए इस सेल को कंट्रोल करता है। देखिए इसको हम बीच में लिख देते हैं, कि बीच में रह के आज सबको एकदम पकड़ ले रहता है कि कौन यहाँ और नहीं जाएगा। तो बीच में रह के इस सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसलिए इसे सेल कंट्रोलर भी कहा जाता है, यानी सारी कोशिकाओं को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन करता है, तो न्यूक्लियस करता है। समझ में आ गया। देखिए इसलिए हम इसको क्या करते हैं, बीच में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए एक आदमी खूब जंगरैत है, आज 10 सब बच्चा है ना बीच में खड़ा हो जाएगा, आज सबको इससे पकड़ लेगा तो सबको कंट्रोल कर देगा। तो इस सबसे क्या होता है, मुख्य होता है। और सबसे बड़ा कौन होता है, तो न्यूक्लियस होता है। इसीलिए इस सबको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो पूरे भारत को अकेले कंट्रोल करके रख सकते हैं, उसी तरह से जो न्यूक्लियस होता है ना इस सबको कंट्रोल करके रखता है। ये क्या है, ये गाँव का प्रधान है। ये जाता है खूब घूमते हुए पहुँच जाता है माइक्रोकांडिया के पास। तो माइक्रोकांडिया से पूछता है, ए चाचा उठो चाचा। माइक्रोकांडिया जब तारीफ बापू बाप कौन आ गया, पूछता है अरे सांस बढ़िया चल रहा है। माइक्रोकांडिया का हाँ एकदम बढ़िया से सांस चल रहा है। उसके बाद आता है गॉजीबाडी के पास, इससे पूछा है गॉजीबाडी, हे मौसा मौसा ऊर्जा को तुम दे रहे हो, वो कहता है ये बढ़िया से ऊर्जा दे रहे हैं। उसके बाद आता है भैक्वस के पास, जिसे कहता है ससुर आता ना है, कहाँ सो रहे हो तुम, पानी उनी भरपूर है, कहता है एकदम
पाव भर के आदमी में हमारा 65% पानी है। तो इसी तरह से क्या होता है, राइबोसोम के पास जाता है, कहता है चाचा प्रोटीन बना रहे हो, कह रहे एकदम बढ़िया से प्रोटीन बनाए। लाइसोसोम के पास जाता है, कहता है लाइसोसोम तू क्या कर रहा है रे, अगर तनको कोनो गलती करेगा तुरंत तुम फूट जाना। ये कहता है कि ठीक भैया हम क्या करेंगे, तुरंत फूट जाएंगे। अब देखिएगा लाइसोसोम का थ्योरी काम होता है, काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोनो झगड़ा करता है ना, आप कोनो खूब पीछे आपको मार दिया तो होगा करिया हो जाता है। तो अब दवाई लगाइएगा ना, तो जब दवाई लगाइएगा चाहे गर्मी पानी से कैसे करेगा, तो जो और अगलियाँ बन के सब कोशिका होता है ना, वो घर में से एकदम ताकता है, ऐसे ताकता है तो वो तरीके तोरा का हो गई ले, कहता अरे बाप बड़ी झगड़ा मार करिया मार के सब तोड़ दिया, देखो कितना करिया हो गया है। तो ये जो लाइसोसोम होता है ना, थोड़ा थोड़ा क्या करता है, दे देता है उसको, और जैसे थोड़ा अपना लाइसोसोम देता है ना एंजाइम, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे घाव ठीक हो जाता है। आदमी कहता है देखो अब इन्हें कब था हुआ, इतना मार के सब करिया कर दिया था, फिर हमारा ठीक हो गया। तो लाइसोसोम का ये भी काम होता है कि जहाँ चोट लगता है थोड़ा सा अपना एंजाइम दे देता है, वो फिर ठीक हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये तो आपको समझ में आ गया कि न्यूक्लियस का काम क्या होता है। देखिए इसी में क्या होता है, तो क्रोमोसोम होता है, डीएनए, आरएनए, जीन, एंजाइम, खनिज, लवण, राइबोसोम, ये सब किस में होता है, तो सब हमारे केंद्रक में होता है। समझ में आ गया? अब देखिए अगला हमारा प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम जीव द्रव्य बोलते हैं। देखिए जीव द्रव्य में 80% क्या होता है, पानी होता है। जैसे अब यहाँ पे समझिए, देखिए ऐसा जो क्या है भैया, ये सब दूरी पे है, तो ये सब बीच में क्या भरल है, देखिए ऐसे सब बीच में क्या भर जाता है, तो ये पानी भर जाता है। क्या भरा है, पानी भरा है। एक बात बताइए, अगर इस सब के बीचों में पानी नहीं रहेगा तो ऐसे हम घूमते हैं, ये धड़ाधड़ एकदम सब लड़ जाएगा, लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। आज जैसे लड़ेगा पता चलेगा कि लाइसोसोम ब्लास्ट कर दिया, पूरा शरीर कोश का खत्म कर देगा, आदमी बेचारा तुरंत मर जाएगा। तो ये बीच में क्या होता है, सब पानी भरा होता है। कितना परसेंट, तो 80% क्या होता है, पानी भरा होता है। जैसे समझिए आप चूड़ी खरीदे हैं, चूड़ी बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी पत्नी को लेके जाते हैं तुरंत चूड़ी खरीदवाने। तो देखिएगा जब चूड़ी डब्बा में रहता है ना, चूड़ी को निकालिएगा तो 4 ठो 5 ठो एक एक करके चूड़ी को रख दिया जाता है, और अगलियाँ बगलियाँ से क्या किया जाता है, उसके ऊपर पेपर चढ़ा दिया जाता है, ताकि वो आपस में टकराए ना। अगर आपस में टकराएगा तो पता चलेगा चूड़ी फूट जाएगा। चाहे आप जाइएगा बाजार में, थरिया, गिलास, चम्मच, बर्तन खरीद लीजिएगा, आ काने पर टांग लीजिएगा, वो हड़बड़ एकदम लड़ेगा, तो सब लोग कहेंगे चचा पूरा बजरिया खरीद के ला रहे हो का। तो देखिएगा जो देने वाला रहता है ना, कागज वागज भर के देता है कि वो आपस में टकराए ना। उसी तरह से जो चूड़ी होता है उस अगल बगल क्या किया जाता है, तो पेपर लगा दिया जाता है। समझ में आ गया? तो उसी तरह से ये हमारे अंदर न्यूक्लियस में होता है। ये सब क्या करता है, जो पानी होता है ना, इन सबको आपस में टकराने नहीं देता है। ये सब टकराएगा नहीं तो अपना काम बढ़िया से लोग करते हैं। तो ये किसका काम होता है, तो ये जीव द्रव्य का होता है। समझ में आ गया? लेकिन अगर आपसे पूछता है कि जीव द्रव्य का खोज किसने किया, देखिए डुजारिन ने किया। कब किया, तो 1835 में। इन्होंने इसका नाम रख दिया सारकोड। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था पुरकिंजे ने इसका नाम क्या रख दिया, तो प्रोटोप्लाज्मा। तो सबसे पहले किसने किया, डुजारिन ने किया, उसके बाद किसने किया, पुरकिंजे ने किया। समझ में आ गया? अब देखिए जो हमारा प्रोटोप्लाज्मा होता है ना, ये 2 तरह का होता है, एक होता है कोशिका द्रव्य, एक होता है केंद्रिका द्रव्य। अब यहाँ पे समझिए, देखिए जो पनिया वाला है ना, पानी भरा है, इस पनियाओं को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोला जाता है इसे, साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा बोला जाता है। जैसे यहाँ पे समझिए है क्या है बाबू, है सब पानी है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम बोलेंगे साइटोप्लाज्मा बोलेंगे। अब देखिए 12वां है तो साइटोप्लाज्मा, और जो न्यूक्लियसवा वाला है बोलते हैं न्यूक्लियस प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस प्लाज्मा बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से हमारा जीव द्रव्य काम करता है। जीव द्रव्य का काम होता है कि सबको दूर दूर रखता है, कि सब आपस में टकराने न पाए। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया कि कोशिका का काम क्या होता है, और कैसे कैसे मिल के बनता है, और कौन कौन मुख्य भूमिका निभाते हैं। समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।